आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी। किसका ख्याल कौन सी मंजिल नजर में है, सदियां गुजर गई, जमाना सफर में है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे रजिया रागिनी, और आज हम एक बहुत ही बावकार शख्सियत के बारे में आपसे बात कर रहे हैं अपने कार्यक्रम पुराने पन्ने में। जी हाँ, आज हम गजलों की मलिका बेगम अख्तर को याद कर रहे हैं। बेगम अख्तर, एक मखमली आवाज, एक सहरंगेज आवाज, जो अगर कहीं दूर रेगिस्तान में भी सुनाई दे तो इंसान की रूह को ताजा कर देती है। उनकी गाई हुई सभी गजलें सुनने वालों के ऊपर, शायरी के शैदाई, मौसीकी के जानकार सभी के दिलों पर गहरा असर छोड़ती हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उनके एक बहुत ही बेहतरीन गजल से। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। जाने क्यों आज तेरे नाम यूं तो यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी। आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। आज कुछ बात है जो शाम पे दोस्तों, बेगम अख्तर के बारे में अगर हम उनके शुरुआती दौर से गुजरे तो कहते हैं कि उनका बचपना बहुत ही तकलीफों से गुजरा, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता का आपस में सेपरेशन हो गया था और काफी दुखों और तकलीफ से उनकी माँ मुश्तरी बाई ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। बेगम अख्तर को शुरुआती दौर में अख्तरी बाई फैजाबादी भी कहा जाता था। आपका जन्म 7 अक्टूबर को 1914 में असगर हुसैन, जो जमाने में फैजाबाद के मशहूर लॉयर थे, उनके यहाँ हुआ। और मुश्तरी बेगम यानी कि बेगम अख्तर की माँ वालिदा उनकी दूसरी बेगम थी। दोनों का इश्क हो गया। सुनते हैं कि मुश्तरी बाई उस जमाने की जानी मानी गायिका थी, गाने बजाने के माहौल से थी, और इश्क हुआ और दोनों की शादी हो गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद उनके यहाँ 2 जुड़वा बेटियां भी पैदा हुई, लेकिन नाइत्तफाकियों के या गलत फहमियों की वजह से उन्हें बचपन में ही उनके वालिद ने छोड़ दिया, और वहीं से बेगम अख्तर की महरूमियों का सफर, तकलीफों का सफर शुरू हो गया। बेगम अख्तर
बचपन से ही गाने की, मौसीकी की शौकीन थी। उनको गाने का बचपन से ही शौक था। छोटी सी उम्र में ही, कहते हैं कि 7 साल की उम्र से ही वो चंद्रा बाई के म्यूजिक से इतनी अटैच थी, इतना खूबसूरत उनको उनका गाना लगता था, उनके थिएटर ग्रुप को से वो अटैच हो गई थी। उनकी वालदा नहीं चाहती थी कि वो इस मौसीकी की लाइन में आए, वो चाहती थी कि वो उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन कहते हैं ना कि मासूम दिल, उन्हें बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। जब उनकी माँ ने ये देखा कि वो गाना गाना चाहती हैं, तो बस उन्होंने उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया। बड़े बड़े उस्तादों के यहाँ उन्हें तालीम दिलवाई गई। उस्ताद इमदाद अली खां साहब, जो उस ज़माने में सारंगी नवाज थे और पटना घराने के थे। उसके बाद अता मोहम्मद खां साहब, जो पटियाला घराने के थे। उसके बाद उनकी माँ उन्हें लेकर कलकत्ता चली गई और वहाँ पर उन्हें क्लासिकल की तालीम बाकायदा दिलवाई गई अब्दुल वहीद खां साहब से, जो लाहौर से थे। बाद में आखिरी में उनको झंडे खां साहब से बंदा शागिर्दी भी करवाई गई। बेगम अख्तर जब 7 साल की थी, तभी से अपने मोहल्ले के आसपास में जहाँ भी शादी ब्याह होती थी, शौक से गाती थी। उन्हें गाने का बहुत शौक था। उनकी माँ मुश्तरी बाई ने बहुत दुख तकलीफ से उन्हें पाला पोसा। दुनिया के खिलाफ जाके उन्होंने अपनी दोनों जुड़वा बेटी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि उनके जुड़वा बेटी थी, उनके वालिद ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था, और इन जुड़वा बेटियों के साथ उन्होंने चाहा कि वो तालीम दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं। उन्हें किसी मिशनरी स्कूल में भी दाखिला करवा दिया था, लेकिन बेगम अख्तर का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। उनको शुरुआती दौर में अख्तरी बाई फैजाबादी कहते थे। कहते हैं कि उनकी 2 जुड़वा बेटियां जोहरा और बीबी, अख्तरी बाई को बचपन में बीबी कहा जाता था। जब वो 4 या 5 साल की थी, तो कई जगह ये जिक्र होता है कि किसी मिठाई में जहर खा लिया गया था। कोई कहता है कि उनके जलने वालों ने उन्हें जहर दे दिया था, और उस जहर देने में जो उनकी बहन थी जुड़वा जोहरा, उसका इंतकाल हो गया था। लेकिन बीबी यानी कि अख्तरी बाई फैजाबादी, बेगम अख्तर, आप जिंदा सलामत रहें। इन सब वाकयात से अख्तरी बाई फैजाबादी के दिल में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ थी, जो उनके गाने में भी नुमाया होती हैं। इसलिए उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल है कि कुछ तो दुनिया की इनायात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की, कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की
इनकी शागिर्दी का सफर रहा लखनऊ से कलकत्ता, कलकत्ता से बम्बई, फिर बम्बई से फिर लखनऊ, और दिन पर दिन शोहरत की सीढ़ियां चढ़ती ही गईं। उस जमाने में गजलों की महफिलें हुआ करती थी, प्राइवेट महफिलें हुआ करती थी, नवाबों के यहाँ हुआ करती थी, और बेगम अख्तर का नाम धीरे धीरे मौसीकी की दुनिया में होने लग गया था। बेगम अख्तर को यूं तो शास्त्रीय संगीत की बाकायदा तालीम दिलाई जा रही थी, लेकिन उनका जो दिल था वो ठुमरी, दादरा, टप्पा, होरी और गजल उसमें अटकता था। और ये कहा जाता है कि गजल का दूसरा नाम बेगम अख्तर है, बेगम अख्तर है, और बेगम अख्तर का दूसरा नाम गजल है। बेगम अख्तर चूंकि बहुत खूबसूरत भी थी, कहते हैं उनका एक सुरीला सा सफर और उनकी दिलकश शख्सियत उन्हें थिएटर तक, फिल्मों तक खींच लाई। जब आप कलकत्ता में थी तो पारसी थिएटर भी करती थी, और थिएटर के जरिए आपका फिल्मों में भी आगमन हुआ। उस जमाने की बहुत मशहूर आप अदाकारा भी हुई। आपने शुरुआती दौर में ही फिल्मों में अपना धीरे धीरे नाम कमाना शुरू किया। पहली फिल्म थी आपकी एक दिन का बादशाह, जो 1933 में बनी। उसी दौर में एक और फिल्म बनी नल दमयंती, और फिर तो बस फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। 1934 में आई अमीना, मुमताज बेगम, 1936 में आई जवानी का नशा, नसीब का चक्कर, और यूं धीरे धीरे फिल्में करते करते वो एक बार महबूब खान ने उनको बाकायदा बुलाया, क्योंकि वो कुछ वक्त के लिए लखनऊ आ गई थी, क्योंकि वो एक परफॉर्मर थी, प्रोग्राम्स करती रहती थी, तो कभी लखनऊ, कभी कलकत्ता, ये उनका आना जाना रहता था। जब महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म ऑफर की, फिल्म का नाम था रोटी, जो 1942 में बनी, उसमें उन्होंने ही अपने 6 गाने या 6 गजलें संगीतबद्ध की थी। लेकिन कहते हैं कि कुछ महबूब खान से या कुछ उनकी किसी संगीत के लिए या किसी बात के लिए कुछ थोड़ी सी नाराजगी हो गई थी, तो उनकी सिर्फ 3 ही गजलें उस फिल्म में ली गई। उसके बाद पन्ना दाई आई 1945 में, फिर दाना पानी आई 1953 में, फिर एहसान फिल्म आई उनकी 1954 में, और जलसा घर 1956 में आई। तो यूं उनका सिलसिला फिल्मों का शुरू रहा। मकबूलियत, शोहरत, पैसा सब कुछ था। हीरोइन के साथ साथ वो स्टेज की दुनिया में भी एक बड़ा नाम होती गई। उनकी फिल्मी गाने भी उस जमाने के बहुत मशहूर गाने हुए, और उन गानों को सुन के एक जगह कहीं जिक्र है कि पंडित जसरा जी ने जिक्र किया कि जब वो स्कूल जाया करते थे तो उनके गाने बजा करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन होते थे, बेगाना बना दिया बेगाना बना के, तो कहते थे कि वो स्कूल नहीं जाया करते थे, बाकायदा वहां बैठ जाते थे और बेगम अख्तर को सुनते थे। मतलब उनकी आवाज का जादू, बड़े बड़े शास्त्रीय गायक, सितार वादक, सारंगी वादक, सभी पे जोरदार असर करता था। एक जगह जिक्र ये भी है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं या जो बहुत मशहूर आर्टिस्ट होते हैं, वो अक्सर जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो बाद में करते हैं, पहले शुरुआती दौर में सब दूसरे जो आर्टिस्ट हैं वो कर लेते हैं। तो एक जगह स्टेज शेयरिंग उनको और अमजद अली खान साहब, सरोद वादक, उनको
स्टेज शेयरिंग का मौका मिला। तो अमजद साहब ने पूछा कि आप अगर इजाज़त दें बेगम साहिबा तो मैं पहले बजा लूं, तो बोली नहीं, मैं पहले गाऊंगी। मतलब ये चीज़ दिखाती है कि उनकी तबीयत में कहीं भी ईगोपन नहीं था कि मैं एक सीनियर हूँ, मेरा इतना नाम है। और जब उन्होंने परफॉर्म किया, लोगों की वाह लूटी। उसके बाद वो बाकायदा ऑडियंस में आके बैठी और उन्होंने अमजद साहब को अपने सामने रूबरू सुना। बिरजू महाराज जी और बहुत से लोग हैं जो उनकी बायोग्राफी में, उनकी यादों के सिलसिले में अपने छोटे छोटे बाइट देते हैं कि उन्होंने किस तरह बेगम साहिबा को सुना और बेगम साहिबा की शख्सियत से मुतासिर हुए। उनकी एक बड़ी ही मशहूर होरी थी कि कैसी धूम मचाई कन्हाई। आज भी जब ब्रिज में या लखनऊ में या उस तरफ जहाँ पर ये होली का जब मौसम आता है, जब होली का उत्सव होता है, तो ये बाकायदा होली गाई जाती है, कैसे ये धूम मचाई। और इसे बहुत से लोगों ने अपने अपने अंदाज में गाया है। लेकिन बेगम अख्तर की आवाज़, वाह क्या कहने। और उनकी सौतन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी उलझ मत जाइयो राजा जी, ऐसी ठुमरियाँ ठिठोलियाँ करती हुई ठुमरियाँ, दादरा टप्पे लोगों के दिलों पे बहुत गहरा असर करते थे। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा कहीं भी कभी भी।
यूं तो उनकी शख्सियत में काफी मस्त मौला शख्सियत भी थी उनकी, जहां उनकी आवाज में दर्द और तकलीफों का नुमायापन था, वहां पर उनकी आवाज में एक शोखी, एक नटखटपन, एक अदायगी अलग ही थी। बहुत सी जगहों पर जहां उनकी बातचीत का कहीं कोई मौका मिलता है या कहीं कहीं कोई बाइट उनकी दिखने को मिलती है, तो वो अपनी शागिर्दों को ये कहती थी कि अगर गजल गानी है तो गजल के मिजाज को भी समझना चाहिए, क्योंकि जो शायर कह रहा है उस बात को आपको सामने वाले जो सामईन हैं, सुनने वाले हैं, उन तक पहुंचाना भी आना चाहिए। तो ही गजल का मजा है और तो ही गजल गानी चाहिए। बेगम साहिबा के लिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्हें बहुत अकेलापन भी सताता था और उस अकेलेपन की वजह से उन्हें शराब और सिगरेट की लत हो गई थी। यहाँ तक कि भी सुना है कि वो जब कहीं प्रोग्राम्स के लिए जाती थी तो अकेले किसी होटल में नहीं ठहर पाती थी, उन्हें डर लगता था और सिगरेट की उन्हें बहुत बुरी आदत थी। एक वाकया, उनकी जो एक शिष्य हैं शांति हीरानंदानी, उन्होंने एक जगह जिक्र किया है कि कहीं किसी छोटे से गांव से या किसी शहर से प्रोग्राम करके वो लोग आ रहे थे ट्रेन में, और जब किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो बेगम साहिबा को लत लगी सिगरेट की। उन्हें ऐसा लगा कि अब सिगरेट पीनी चाहिए, तो उन्होंने बोला भाई हम तो सिगरेट पियेंगे। तो वो बोली कि अम्मी, उन्होंने एक अपनी बायोग्राफी भी लिखी है कि बेगम अख्तर अम्मी, वो अम्मी कहा करती थी, और उन्होंने बायोग्राफी में उनके बहुत से वाकयात उनके साथ जो गुजरे उनका जिक्र भी किया है। तो वो बोलती थी अम्मी यहाँ पर कहाँ सिगरेट मिलेगी। बोले भाई मुझे तो पीनी है। तो सामने देखा तो दूर दूर तक कहीं कोई चीज नहीं थी। फिर भी उन्होंने गार्ड को बुलाया और उन्होंने बोला कि भाई मुझे सिगरेट पीनी है। तो गार्ड बोले यहाँ पर तो कहीं सिगरेट मिलेगी नहीं। तो उनको बड़ी सी उलझन भी हुई और उन्होंने गार्ड का जो लालटेन थी वो और उनकी जो झंडी थी जिसे वो ट्रेन को आवाजाही करवाते थे, वो दोनों उन्होंने रख ली और बोली हमारे लिए सिगरेट लेके आइए। तो बेचारे गार्ड जो थे वो बाहर निकले स्टेशन से, थोड़ा दूरी पे जाके उन्हें सिगरेट मिली और वो उन्होंने लाके उनको दिया। तो ये एक शख्सियत उनकी, एक शख्सियत का उनका ये एक ये भी हिस्सा है कि वो थोड़ी सी जिद्दी थी और जो चाहती थी वो हासिल करना चाहती थी, और यही एक लगन और यही एक उनकी जिद्दपन था जिसकी वजह से उन्होंने उस दौर में, जिस दौर में गाने बजाने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, जबकि उनकी तालीम, स्कूली तालीम ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उर्दू महफिलों में बैठना, अदब की महफिल में बैठना, अदीबों से राब्ता उनका होता था, उसकी वजह से उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी थी। उनका जो सिलसिला शुरू हुआ अदब की महफिलों में गाना, और उनके बारे में जो उनके दोस्त हैं, उनके एक दोस्त का कहीं पर जिक्र मिलता है कि जब वो शादी करना चाहती थी तो उन्होंने अपनी दोस्त से जिक्र किया इस बात का कि मैं शादी करना चाहती हूँ। और लखनऊ के बहुत मशहूर और मारूफ बैरिस्टर थे इश्तियाक अब्बासी साहब, जिन्होंने खुद बेगम अख्तर को किसी महफिल में ये बोला कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। बेगम अख्तर ने इस बारे में सोचा और फिर अपनी सहेली से इसका जिक्र किया। सहेली ने जाके इश्तियाक साहब को बोला कि बेगम अख्तर आपसे शादी करना चाहती है। इस तरह से उनकी शादी हो गई। शादी में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, एक मौलाना थे, एक उनकी सहेली थी,
और उनके शौहर थे, इश्तियाक साहब थे, और सीधे साधे तरीके से उनका निकाह हो गया। कहते हैं कि जब उन्होंने शादी कर ली, उसके बाद उन्होंने 5, 6, 7 साल तक मौसीकी की दुनिया से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया। अख्तरी बाई फैजाबादी से वो बेगम अख्तर कहलाने लगी और लखनऊ के बड़े बड़े नवाबों में और अदबी लोगों में उठना बैठना, क्योंकि शौहर का बहुत नाम था, आना जाना होता था उनका, और घर गृहस्थी में वो इतना रच बस गई थी। कहते हैं कि वो अपने शौहर की छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखती थी और उन्हें बहुत मोहब्बत से साहब बुलाती थी। उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको कौन से कपड़े पहन रही हैं, किस कलर की टाई पहन रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खिदमतगुजार बीवी साबित हुई। उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी कई जगह पर जिक्र किया है कि वो इतनी खिदमतगुजार बीवी थी कि अपने शौहर की छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखती थी, और इश्तियाक साहब भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जो गायक जो अंदर था, जो उनकी रूह में गाना था, जो गम उनके अंदर रहता था, क्योंकि उनका बचपना और उनकी बहन की मौत और उनके वालिदैन का सेपरेशन, ये सब सिलसिलावार जो चीज़ें उनके साथ हुई, वो उनके कहीं ना कहीं गहरा असर उनकी ज़िंदगी में छोड़ा। गाने से वो दूर हो गई, महफिलों से दूर हो गई, लेकिन बीमार रहने लगी। कहीं जिक्र नहीं मिलता है कि उनको औलाद थी या वो माँ बनी थी। कहीं जिक्र मिलता है कि वो माँ भी थी, लेकिन अब तक उनकी किसी औलाद का हमने उनके बारे में नहीं सुना है। ज़्यादातर उनके बारे में उनके शागिर्दों से और जो बड़े बड़े उस्ताद हैं उन्हीं से सुना है कि वो अपनी फैमिली में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। फिर उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, मुश्तरी बाई का, जो बहुत उनसे अटैच थी, बेगम अख्तर, अपनी वालदा से, और वो चीज़ उनको डिप्रेशन में लेके चली गई। उसकी वजह से उन्होंने सिगरेट बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी। उसकी वजह से उनके फेफड़े ख़राब हो गए और वो बीमार रहने लगे। इश्तियाक साहब ने बहुत सारे डॉक्टर्स को, अपने दोस्तों से, सबसे मशवरा किया। डॉक्टर्स ने बोला कि आप इन्हें गाने दीजिए, ये गाएंगी तो इनका दिल बहलेगा, और दिल बहलेगा तो ये डिप्रेशन से निकल आएंगे। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता, लेकिन जो उसके अंदर की कला होती है वो ज़्यादा देर तक उसका दम घोट के नहीं रह सकता।